हेलो गाइस, दिस इज कार्तिकेय पांडे एंड यू आर वाचिंग न्यू वीरा। गाइस, जैसा कि हम लोग चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स की एक सीरीज कंटिन्यू कर रहे थे। उस सीरीज में ऑलरेडी मैं कुछ वीडियोस ला चुका हूं, लेकिन अभी बीच में मेरे को गांव में शिफ्ट होना पड़ा। तो मेरे पास कोई मतलब नेट और बोर्ड की प्रॉब्लम हो गई, जिसकी वजह से मैं ऑनलाइन जैसे लाइव क्लासेस नहीं ले पा रहा हूँ। तो अभी मैंने उसका सोल्यूशन निकाला है कि मैं कुछ रिकॉर्ड करके आप लोग को लेक्चर्स दूँ। क्लियर है गाइस? सो अभी मैं क्या करने वाला हूँ कि कुछ स्क्रीनशॉट्स ले रखे हैं मैंने क्वेश्चंस के एज वेल एज उनके सॉल्यूशंस के, जिससे मुझे कम से कम लिखना पड़े राइटिंग पैड के थ्रू, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप लोगों के पास कवर कर पाऊँ या आप लोगों के पास भेज पाऊँ। ओके गाइस, तो जो आज हम लोग कर रहे हैं उसमें हम लोग 10 अच्छी प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है ना? जो कि किससे रिलेटेड होंगी? मैकेनिक्स से रिलेटेड होंगी। तो मैं आप लोग को एक बात बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा। यार देखो, टॉप 10 प्रॉब्लम का ये मतलब नहीं है कि टफ हो। ठीक है ना? टॉप 10 प्रॉब्लम्स का ये है मतलब कि वो नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट ज्यादा से ज्यादा कवर करें अपने अंदर, और थोड़ा बहुत आपको सोचने का उसमें मौका मिले। क्लियर है? क्योंकि जेई एडवांस या जेई मेन का मतलब ये नहीं है कि भैया कठिन चैप्टर्स या कठिन टॉपिक्स बस बनने चाहिए। इसका मतलब ये है कि ज्यादा से ज्यादा चीजें जो बने आपसे वो अच्छी बने, मतलब फुल कॉन्सेप्ट वाली बने। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक बात बोल दूं कि यदि आप इस चैनल में नए हो तो गाइस, यदि अभी तक तुमने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि और भी वीडियोस का नोटिफिकेशन तुम लोग को मिलता रहे। तो चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। और ये हमारे सामने पहली प्रॉब्लम है, जो कि एक तरह से काइनेमेटिक्स है, क्वेश्चन नंबर 1। ओके, मैंने इसमें क्या किया बेटा, ध्यान से देखिए। बोल रहा है कि अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए एंड ट्रेवल्स अलोंग द सॉलिड कर्व। ओके, फाइंड द अप्रोक्सीमेटली पोजीशन बी of the particle such that the average velocity between position A and B has same direction as instantaneous velocity at B। तो देखो, ये क्वेश्चन को बने तभी तुमसे बनेगा जब तुम्हें ये पता हो कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी के डायरेक्शंस क्या होते हैं। तो इंस्टेंट, जैसे मान लो कोई ऐसा कर्व है, तो किसी भी वक्त इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करनी है तो वहां पे हमें टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ता है। क्लियर है? ये किसका डायरेक्शन देगा? वी इंस्टेंटेनियस का। और वहीं पे यदि आपको एवरेज वेलोसिटी पता करनी है, तो मान लो कोई पार्टिकल ऐसे मूव करके यहाँ आया है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन देख लो कि नेट डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर की ओर है। वही होता है एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन। क्लियर है? ये हम लोग को पढ़ाया जाता है बहुत ही बेसिक से। सो वी इंस्टेंटेनियस टेंजेंट ड्रॉ करके मिलेगा, वी एवरेज नेट डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ड्रॉ करके मिलेगा। तो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ध्यान से देखो। ये जितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट हो सकते थे, लेकिन यहाँ का कुछ मुझे पॉइंट ऐसा दिख रहा है कि यदि मैं यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो वो भी इधर की ओर ही आएगा, है ना? वी इंस्टेंटेनियस का डायरेक्शन मतलब इस पे इधर की ओर ही आएगा। और साथ में ही इस वाले पॉइंट पे यदि मैं बात करूं तो वी एवरेज नेट नेट डिस्प्लेसमेंट अबाउट दिस पॉइंट, उसका भी डायरेक्शन इधर की ओर आएगा, है ना? दोनों का यहां से यहां तक लेकर के जब डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो उसका डायरेक्शन ऐसा ही आएगा कुछ। सो हम देख सकते हैं कि यही एक ऐसा पॉइंट है जहां पे कि एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम आ रहा है। सो इट्स आंसर शुड बी 5 मीटर्स। ओके, चलिए तो आंसर देख लेते हैं अपना इसका। देख सकते हैं क्या क्या दिया है। x इक्वल टू 5 मीटर दिया है एक, और एक y इज इक्वल टू 3 मीटर दिया है। मतलब x और y इक्वल टू 3, मतलब वो पॉइंट का सीधे सीधे बता दिया है कि भैया ये 3 हो गया तुम्हारा, है ना, और ये तुम्हारा 5 हो गया। तो x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 3। इसमें क्या बोला है? एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो क्या बोला? वेयर डिस्प्लेसमेंट इज ए स्ट्रेट लाइन, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स एंड इंस्टेंटेनियस एट वेलोसिटी एट एनी पॉइंट इज टेंजेंट ड्रॉन। बताया था मैंने अभी आपको। तो बी वाले पॉइंट पे देख लीजिए, दोनों चीजें सेम डायरेक्शन में आ रही होगी, इसीलिए आपका आंसर कौन सा हो गया? पॉइंट बी हो गया 5 मीटर की दूरी पे। ओके गाइस, तो ये प्रॉब्लम अपने आप में थी तो बहुत ईजी, लेकिन जिस बच्चे को ये बात नहीं पता होगी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी दोनों में अंतर तो होता है, साथ में डायरेक्शन भी फाइंड करने के अलग अलग तरीके होते हैं, वो बच्चा इस क्वेश्चन में फंस जाएगा। बाय द वे, अब अपन लोग नहीं फंसेंगे कभी भी। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आप लोग को जेई में पूछ सकता है, इसीलिए मैंने इसको टॉप 10 प्रॉब्लम्स में से एक रखा है। अभी और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है बेटा जो कि होनी चाहिए थी इसमें, लेकिन 10 प्रॉब्लम्स में मैंने कुछ सेलेक्टेड प्रॉब्लम्स ही रखी हैं। सो टेंशन मत लीजिएगा, और भी प्रॉब्लम्स कराऊंगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है ड्रॉ द डिस्प्लेसमेंट टाइम एंड एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ फॉर द गिवन वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये आपको गिवन है और इसके बेसिस पे आपको ये और ये बनाने को बोल रहा है। तो क्वेश्चन एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही आसान है, लेकिन ऐसे ग्राफ कन्वर्जन के क्वेश्चंस तभी आपसे बनेंगे जब आपकी प्रैक्टिस पहले से अच्छी हो। आप कितने भी अच्छे हो कैनेमेटिक्स में, लेकिन आपने ऐसे क्वेश्चंस को पहले प्रैक्टिस नहीं किया और फर्स्ट टाइम पेपर में अपीयर करेंगे, मतलब ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे, तो फंसेंगे ही फंसेंगे। तो देखो, बहुत ही सिंपल तरीके से हम पहले मोशंस को एनालाइज कर लेते हैं। ए और बी के बीच में एनालाइज कर लो चलो। तो ए और बी के बीच में ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक्सीलरेशन कांस्टेंट है ना?
कांस्टेंट एक्सेलरेशन इसीलिए हम देख सकते हैं क्योंकि थीटा, देखो ना बेटा, थीटा जो आ रहा है यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू कांस्टेंट आ रही होगी, और हमें पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप आता है वो क्या देता है, एक्सेलरेशन। तो भैया tan थीटा इज इक्वल टू एक्सेलरेशन दैट इज कांस्टेंट, तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है। ठीक है, इस जोन में थीटा की वैल्यू जीरो है एक तरह से, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो चुकी है, जीरो हो चुकी है। चलो तो लिख लो यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो है, कौन से जोन में, बीसी जोन में। अब सीडी जोन की बात करो तो फिर से एक्सीलरेशन तो कांस्टेंट है, लेकिन ध्यान से देखो तो जो ये थीटा ये ऑब्ट्यूज है, ग्रेटर देन 90 है। तो जब थीटा ऑब्ट्यूज है तो मतलब यहाँ पे क्या पता चल गया, tan थीटा की वैल्यू निगेटिव आएगी, मतलब एक्सीलरेशन निगेटिव आएगा। ओके गाइस, तो ये हम लोग को, और ये भी कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। तो ये हमें तीन चीजें पता चल गई हैं। अब इनके बेसिस पे यदि कोई बोले एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ बनाओ, तो एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ तो बहुत आसानी से बन जाएगा। पहले ए बी जोन में कुछ ऐसा होगा, मतलब कांस्टेंट लाइक दिस, है ना, ऐसा कुछ कांस्टेंट। फिर बीसी जोन में जीरो, फिर सी डी जोन में कुछ ऐसा, है ना, नेगेटिव। और जब आप बात करेंगे किसकी, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ की, तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा आएगा, पहले कुछ ऐसा आएगा, क्योंकि हमें पता है कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो ले रखा है। तो ये एस इक्वल टू क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एम आई करेक्ट। तो एस इक्वल टू जब यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है तो यू टी की वैल्यू तो जीरो हो गई, इनिशियल वेलोसिटी जीरो होने की वजह से। तो यहाँ से क्या आ गया, एस इक्वल टू हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। ये एक पैराबोला है जिसका की कॉन्केविटी किधर की ओर होगी, ऊपर की ओर होगी। तो ये हो गया आपका ए बी जोन, क्लियर है। उसके बाद क्या हो गया, एक्सीलरेशन जीरो, तो जब एक्सीलरेशन जीरो होता है तो डिस्प्लेसमेंट का फिगर क्या बन जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम बन जाएगा, सीधा सीधा उसका फॉर्मूला। तो दैट विल बी कांस्टेंट लाइक दिस। अब उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद माइनस का समथिंग हो जाएगा। क्यों माइनस समथिंग हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो कॉन्केविटी डाउन हो जाएगी। तो लाइक दिस, मतलब इसके बाद आपका कॉन्केविटी मेरा फिर से पैराबोलिक होगा लेकिन कॉन्केविटी डाउन हो जाएगी, क्लियर है। तो ये बी सी एंड ये पॉइंट डी हो गया, क्लियर है। ऐसा कुछ ग्राफ आएगा, तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं। ग्राफ वी टी शोज कांस्टेंट स्लोप, ठीक है ना, मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन। वेलोसिटी इंक्रीजेज एट अ कांस्टेंट रेट, कूल, ये तो देख भी पा रहे हैं अपन लोग। तो ये तो क्लियर हो गया। एस टी ग्राफ विल स्लो कांस्टेंट इंक्रीज इन स्लोप, मतलब एक्सेलरेटेड है ना इसीलिए पैराबोलिक। फिर वीसी जोन में जीरो स्लोप, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी बताया मैंने। फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन। चलो इनके बेसिस पे ग्राफ देख लेते हैं, बहुत ही आसान है। देखो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हमने यही बनाया था, पहले पॉजिटिव फिर जीरो फिर नेगेटिव। और इस वाले में पहले कॉन्केविटी ऊपर की ओर, फिर कांस्टेंट, फिर कॉन्केविटी नीचे की ओर, क्लियर हो गया। बहुत ही आसान तरीके से हमने इस प्रॉब्लम को देख लिया। अब देखो ये प्रॉब्लम देखा जाए तो मेंस और एडवांस स्टैंडर्ड, मतलब एडवांस से नीचे है, मेंस से लिटिल बिट ऊपर है, और ये पहली बार एग्जाम में आए तो हम फंस भी सकते हैं। सो व्हाट आई विल सजेस्ट कि आप ऐसी और भी प्रॉब्लम्स, जिसे कहते हैं थोड़ा सा एनालाइज कर लीजिए, उनको और भी प्रैक्टिस कर लीजिए। अब आप लोग एक बात देख पा रहे होंगे कि मैं ये प्रॉब्लम्स करा रहा हूँ ना, तो इनमें एक कॉन्सेप्ट बस नहीं है, इसमें कई कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो ये आप लोग के लिए बेनिफिशियल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट एंगल थीटा ऑन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ एंगल बीटा, मतलब कुछ ऐसा है, ये एंगल बीटा का इंक्लिनेशन है, और यहां से हम एक प्रोजेक्टाइल ऐसे थ्रो कर रहे हैं एट एंगल अल्फा। ठीक है, तो इसका कुछ प्रोजेक्टाइल पाथ कुछ ऐसा दिख रहा होगा। अब बोल रहा है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन बीटा एंड थीटा इफ प्रोजेक्टाइल स्ट्राइक्स द इंक्लाइंड प्लेन परपेंडिकुलरली, मतलब यदि यहाँ पे परपेंडिकुलरली ऐसे स्ट्राइक करे, क्लियर है, तो उसके लिए अल्फा और बीटा में क्या रिलेशन होगा, यही क्वेश्चन हमारे सामने। तो बहुत ही आसान है, हम अपने मन से काम करते हैं, दो एक्सिस मान लेते हैं, एक एक्सिस ये मान लो और एक एक्सिस ये मान लो, जैसा कि अपन करते हैं इंक्लाइंड वाले केसेस को दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो ग्राउंड फ्रेम में भी कर सकते हैं, ये ग्राउंड से आप एक्सिस मान लीजिए, एक चाहिए तो आप इंक्लाइन मान लीजिए, तो मैं इंक्लाइन मान के चल रहा हूँ। ये हमारी वाई एक्सिस हो गई, सॉरी, चलिए फिर से बना लेता हूँ मैं फिगर, वो थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था। माना कि अल्फा एंगल पे लॉन्च किया, अब बोल रहा है कि ये परपेंडिकुलरली ऐसे जाके स्ट्राइक करे लाइक दिस, तो ये मैंने इसको एक्स एक्सिस मान लिया, इसको मैंने अपने मन से वाई एक्सिस मान लिया, ठीक है ना। अब मैं क्या बोलूंगा कि यदि ये परपेंडिकुलरली स्ट्राइक कर रहा होगा तो एट द टाइम ऑफ स्ट्राइकिंग वी वाई की वैल्यू जीरो हो जाएगी, होनी चाहिए भैया, वी वाई की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि स्ट्राइक करते वक्त एक तरह से, सॉरी वी वाई की वैल्यू नहीं, वी एक्स की वैल्यू जीरो होनी चाहिए ना, सॉरी, वी एक्स शुड बी जीरो। क्यों, क्योंकि एक्स एक्सेस के अलावा कोई कंपोनेंट नहीं है, तभी तो पार्टिकल परपेंडिकुलर टकरा रहा है।
यदि एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी कोई कंपोनेंट होता तो फिर पार्टिकल ऐसे टकराता, यदि ये वाला कंपोनेंट होता तो, यदि ये होता तो ऐसे टकराना पड़ता इसे किसी एंगल पे, लेकिन ये नहीं होने की वजह से ही तो ये परपेंडिकुलर टकरा रहा है। तो मुझे पता चल गया कि एट द टाइम ऑफ स्ट्राइकिंग वी एक्स इक्वल टू जीरो होना चाहिए, मतलब एक्स एक्सिस डायरेक्शन की वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए। तो बस बहुत ही आसान है, ये आपका कितना एंगल था, बीटा एंगल था और वो एंगल अल्फा था, तो इसमें जी नीचे क्यों लग रहा होगा, जी को भी आप रिजोल्यूट कर लीजिए ऐसे ऐसे, ठीक है ना। उसी तरह जो आपका यू लॉन्च हुआ होगा उसको भी रिजोल्यूट कर लीजिए और आगे बढ़ जाइए। तो देख लीजिए इसका आंसर, देखिए ये परपेंडिकुलरली स्ट्राइक कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, वी एक्स इक्वल टू जीरो। तो वी एक्स इक्वल टू जीरो हो गया तो ये बेसिक इक्वेशन लगा लो आप लोग, वी एक्स इक्वल टू क्या होगा, यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। तो फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू जीरो, इनिशियल वेलोसिटी इन दैट डायरेक्शन यू कॉस थीटा, मतलब उसने अल्फा की वैल्यू को थीटा ले बोल रखा है यहाँ पे, या सॉरी थीटा ही है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉरी सॉरी मैंने अल्फा बीटा लिख दिया, कोई इशू नहीं। तो ये देखो यू का ध्यान से देखा जाए तो यू का इधर की ओर कंपोनेंट कितना आएगा, यू कॉस थीटा, तो बस वही पुट कर दिया माइनस, अब ये जी जो नीचे की ओर लग रहा था उसका इधर की ओर कंपोनेंट क्या आता, माइनस का जी साइन बीटा, तो माइनस का जी साइन बीटा इंटू टी। तो यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट का एक फॉर्मूला आ गया। अब तुम्हें पता है कि इन केस ऑफ इंक्लाइन प्लेन टाइम ऑफ फ्लाइट का ये भी फॉर्मूला होता है, जिनको नहीं पता वो एक बार जा करके देख ले नोट्स में अपने, ठीक है ना। तो भैया जो हमने पहले इक्वेशन टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला वो दूसरी टाइम ऑफ फ्लाइट के फॉर्मूले के बराबर होना चाहिए, क्योंकि दोनों तो सेम ही जर्नी की टाइम है, तो इक्वेट करा दिया, तो यहाँ से हमारा रिलेशन बन गया। क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोगों ने पहले क्वेश्चन का आंसर निकाला, जिसमें क्या बोला था कि स्ट्राइक्स परपेंडिकुलरली टू द इंक्लाइन प्लेन। ओके ग्रेट। अब बोल रहा है प्रोजेक्टाइल स्ट्राइक्स द इंक्लाइन प्लेन हॉरिजॉन्टली टू द ग्राउंड, मतलब कुछ ऐसा लाइक दिस, मतलब हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल स्ट्राइक कर रहा है। तो हमें पता है कि यदि मैं इसे एक प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ग्राउंड माना होता, ठीक है ना, तो ये एंगल कितना हो जाता, थीटा प्लस बीटा हो जाता, हाँ या ना, आराम से हो जाता। और ये एक तरह से इसकी जो मोशन दिख रही होती है मुझे कुछ ऐसी दिख रही होती। और मुझे पता है कि कोई भी पार्टिकल हॉरिजॉन्टल कब होता है, एट एच मैक्स होता है, एम आई करेक्ट। तो मैक्सिमम हाइट पे ही होता हमारा एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट पे हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब जैसे कहते हैं पार्टिकल होता है इस वक्त, यदि ग्राउंड फ्रेम में बात करती तो एक बार इसको ग्राउंड फ्रेम में मानते हुए टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लीजिए, और एक बार इंक्लाइन फ्रेम में मानते हुए टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लीजिए, और दोनों को इक्वेट करा लीजिए। ओके चलिए तो आगे देखिए, देखते हैं क्या किया इसने, वही किया है। एक बार इसने टाइम ऑफ फ्लाइट किसके फॉर्म में, किसके फॉर्म में, ग्राउंड के फ्रेम में मानते हुए कि हाफ ऑफ द टाइम ऑफ फ्लाइट ओवर द हॉरिजॉन्टल प्लेन, यदि हम इसको मानते हैं कि ये ग्राउंड से है तो, ठीक है ना, ग्राउंड से, तब तो इस केस में टाइम ऑफ फ्लाइट इतना आता, चलो टू यू साइन थीटा बाई जी होता है ना, याद करो। तो यहाँ पे तो बहुत ही आसान हो गया है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है अपन को। 1/2 कहाँ का आ गया, ये 1/2 इस वाला आ गया, है ना। और टू यू साइन थीटा, थीटा एंगल फ्रॉम ग्राउंड होता था, तो यहाँ पे एंगल फ्रॉम ग्राउंड कितना हो गया, थीटा प्लस बीटा, इसीलिए पुट कर दिया थीटा प्लस बीटा। ओके चलिए, आप बोल रहा है दूसरा टाइम ऑफ फ्लाइट ओवर इंक्लाइन प्लेन, तो वो अभी हमने देखो यहाँ पे भी किया था वही टाइम ऑफ फ्लाइट, तो वही टाइम ऑफ फ्लाइट फिर से यहाँ पे लिख लिया। और ये वाला टाइम ऑफ फ्लाइट और ये वाला टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों तो सेम ही होना चाहिए, तो दोनों को इक्वेट करा के और अपन आंसर पा गए। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने बहुत ही आसान वे में इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया अपन लोगों ने, आसानी से बिना कुछ सोचे हुए। एम आई करेक्ट। चलिए, तो मैं एक बात चाहता हूँ कि जो भी मैं वीडियो मतलब आप लोग क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग इन्हें खुद से भी एक बार ट्राई करिएगा, वीडियो को पॉज करके पहले खुद करिए फिर सॉल्यूशन देखिए, पहले पॉज करिए फिर कुछ देखिए। अब इसमें क्या देखिए, इसमें आपका ग्राउंड फ्रेम से भी प्रोजेक्टाइल क्लियर हो गया बहुत कुछ, इंक्लाइन प्लेन पे भी प्रोजेक्टाइल बहुत कुछ क्लियर हो गया, रिजोल्यूशन का कॉन्सेप्ट बहुत कुछ क्लियर हो गया, बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशंस आ गई यहाँ पे। तो एक क्वेश्चन ही बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व कर लिया। ओके दैट्स व्हाई मैं इन प्रॉब्लम्स को अच्छी मानता हूँ। चलिए, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है तो बहुत आसान, बोल रहा है कि एक पार्टिकल है आप लोगों का, ए इज रिलीज फ्रॉम पॉइंट पी। ओके, अब बोल रहा है एट एंगल अल्फा ऑफ इंक्लाइन प्लेन, है ना, और इतना इतना बनाते हुए बोथ द पार्टिकल्स मीट अगेन ऑन द इंक्लाइन प्लेन, फाइंड द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। देखो यदि मैं इसको u की वेलोसिटी से ऐसे लॉन्च किया हूँ, और मैं चाहता हूँ कि सेम टाइम पे एक बॉडी को ऐसे लॉन्च किया और सेम टाइम पे एक बॉडी को ऐसे ढंगा दिया, मतलब जिसे कहते हैं ना कि ऐसे छोड़ दिया कि रोल करते हुए भाग जाओ तुम भैया, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये दोनों बॉडीज ऐसे आकर के ये भी और ये भी दोनों जाकर के यहाँ पे सेम टाइम पे दोबारा मिले, है ना। तो है तो बहुत आसान, देखो मैं एक काम करता हूँ, इसको दो एक्सिस मोशन मान लेता हूँ, एक ये मेरी एक्सिस हो गई और मेरी एक ये एक्सिस हो गई, ये मानो कि वाई एक्सिस हो गई और ये एक्स एक्सिस हो गई। अब ध्यान से सोचो, यदि मैं पार्टिकल को इसी लाइन के अलॉन्ग लॉन्च कर दूं, इसी लाइन के अलॉन्ग लॉन्च कर दूं, तो इस पार्टिकल के पास, जो कि ये पार्टिकल होगा, इसके पास कोई भी वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन नहीं होगी, वी एक्स की वैल्यू इसके लिए जीरो हो जाएगी एक तरह से। एम आई करेक्ट। बहुत ही आसान है।
और जो पार्टिकल हमने यहाँ से लीव कर दिया है ढनकने के लिए, मतलब जिसे कहते हैं ना कि इधर रोल करने के लिए फ्रीली छोड़ दिया है, उसके पास भी इनिशियल वेलोसिटी कुछ नहीं थी, उसके पास भी मात्र एक एक्सेलरेशन था जी एक्स। उसी तरह जो पार्टिकल हमने परपेंडिकुलरली लॉन्च किया होगा उसके पास भी इधर की ओर तो कोई वेलोसिटी थी नहीं, तो मात्र एक एक्सेलरेशन होगा जी एक्स। तो देख सकते हैं कि इस डायरेक्शन में दोनों बॉडीज के पास इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी और दोनों बॉडीज के पास सेम एक्सेलरेशन था, तो आफ्टर टाइम टी दोनों सेम डिस्टेंस कवर करेंगे। तो इट्स क्वाइट लॉजिकल कि भैया हमें एक टाइम के बाद देखेंगे कि दोनों अपने आप ही मिल जाएंगे। क्लियर है गाइस? तो ये बहुत ही आसान सी चीज थी। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी? वो होनी चाहिए थी अल्फा प्लस बीटा शुड बी 90 डिग्री। ओके, चलो देख लेते हैं कैसे। देख सकते हैं यहाँ पे, कंसीडर द मोशन ऑफ बी अलोंग द प्लेन। ठीक है ना, इनिशियल वेलोसिटी क्या बोल रहा है? बी के लिए, बी के लिए मतलब इसके लिए, ठीक है ना, बोल रहा है कि इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी इतनी हो गई। वो अपने ये जनरल एंगल मान के सॉल्व किया, मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट तरीके से समझा दिया। अब बोल रहा है कि एक्सेलरेशन उसके लिए इतना होगा, तो ओपी डिस्टेंस कवर्ड, ओपी डिस्टेंस कवर्ड, दिस डिस्टेंस कवर्ड इन टोटल टाइम टी, उसका फॉर्मूला ये आ जाएगा। ओके, नाउ फॉर द मोशन ऑफ पार्टिकल ए अलोंग द प्लेन, इनिशियल वेलोसिटी उसके लिए तो जीरो थी क्योंकि उसको रोल कराने के लिए छोड़ दिया था हमने कि बस भैया वो मूव करके चली जाए, और उसके लिए एक्सेलरेशन इतना हो गया, तो उसके द्वारा कवर डिस्टेंस इतना हो जाएगा, है ना। अब हमें पता है कि दोनों एक दूसरे को दोबारा मिल रही होंगी, तो ओपी की वैल्यू सेम टाइम पे दोनों के लिए सेम आनी चाहिए। तो भैया दोनों को इक्वेट करा दो, जब दोनों को इक्वेट कराओगे जैसे ही, तो तुम्हें मिल जाएगा यू कॉस अल्फा प्लस बीटा इंटू टी इक्वल टू जीरो। तो टाइम टी इक्वल टू जीरो तो है नहीं, तो यही वैल्यू को जीरो होना पड़ेगा, तो यू भी जीरो हो नहीं सकता, तो कॉस अल्फा प्लस बीटा को जीरो होना पड़ेगा, तो अल्फा प्लस बीटा की 90 वैल्यू होनी पड़ेगी। हो गया, तो समझ में आ गया हमें कि भैया कुछ ऐसा हुआ होगा। तो मैं इसका एक जनरल फिगर बना दूं, तो एक पार्टिकल को ऐसे लॉन्च करोगे और एक पार्टिकल को ऐसे लॉन्च करोगे, तो ये दोनों जा करके ऐसे मिलेंगे ही मिलेंगे, अपने आप मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके पास हॉरिजॉन्टल कुछ, सॉरी इस डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी है ही नहीं, है ना। तो सेम एक्सेलरेशन होने की वजह से दोनों इस डायरेक्शन में सेम टाइम पे सेम डिस्टेंस कवर करेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन आप लोग का एक तरह से डब्ल्यूपी का है, लेकिन इसमें आपका कांस्टेंट मोशन, एनएलएम का कॉन्सेप्ट, है ना, और बहुत सारी चीजें इसमें लग जाएंगी। तो देखो इसमें क्या बोल रहा है, एक तरह से कि बोल रहा है कि द वेलोसिटी ऑफ रिसेट ऑफ द वेजेस फ्रॉम ईच अदर व्हेन द रिजिड बॉडी इज एट हाइट स्मॉल एच फ्रॉम द ग्राउंड। मतलब जब हम इसको कैपिटल एच की हाइट से ऐसे, कैपिटल एच की हाइट से छोड़ दिए होंगे, तो ये नीचे की ओर आएगा, जब ये नीचे की ओर आएगा तो ये दोनों बाहर की ओर भागेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि भैया इनकी वेलोसिटीज क्या होंगी कब? जब ये हमारा स्मॉल एच हाइट तक पहुंच चुका होगा, ऐसे, ये वाला बॉडी। तो है बहुत आसान, पहले तो बस एक काम करो, इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी में रिलेशन लिखने की कोशिश करो, तो वो बहुत ही आसान है। देखो मैं मानता हूं कि यदि ये नीचे की ओर वेलोसिटी से आ रहा होगा v1 की वेलोसिटी से, और जो हमारा ये वेज है ये इधर की ओर जा रहा होगा मान लो v2 की वेलोसिटी से, तो इट्स क्वाइट लॉजिकल कि इन दोनों के बीच में कांटेक्ट तभी मेंटेन रह पाएगा इस लाइन के अलॉन्ग, जब उस वेज की वेलोसिटी, मतलब जो जो ये रॉड है इसकी वेलोसिटी और उस वेज की वेलोसिटी दोनों इस इंक्लाइन, जो इंक्लाइन पार्ट है इसके परपेंडिकुलर सेम हो, तभी इनका कांटेक्ट रह पाएगा। अरे भाई सिंपल सी बात है, दो बॉडीज हैं ऐसे, ए भी इधर की ओर मूव कर रहा है, बी भी इधर की ओर मूव कर रहा है, तो जब दोनों की वेलोसिटी सेम होंगी तभी तो इनके बीच में कांटेक्ट रह पाएगा। तो मुझे पता चल रहा है कि ये ऐसे मूव कर रहा है और ये नीचे मूव कर रहा है, तो इसका ये वाला कंपोनेंट और इसका ये वाला कंपोनेंट दोनों सेम होने चाहिए, तभी भैया जिसे कहते हैं कि हमारा कांटेक्ट मेंटेन रह पाएगा। तो V1 का और V2 का वैल्यूज जिसे कहते हैं V1 और V2 का जो कंपोनेंट्स आने चाहिए वो सेम आने चाहिए ये वाले, तो दोनों को इक्वेट करा लीजिए। जैसे ही दोनों को इक्वेट कराएंगे तो आपको इनके बीच रिलेशन मिल जाएगा, और एक बार रिलेशन मिल गया तो आपको इसकी वेलोसिटी मिल गई और इसकी वेलोसिटी मिल गई, है ना, रिलेशन मिल गया। फिर आप क्या करिए, बहुत ही आसान तरीके में, ये जब नीचे आया होगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुई होगी, तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस बॉडी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द बॉडीज। एनर्जी कंजर्वेशन लगा दीजिए और आंसर पा जाइए। तो चलिए देख लेते हैं इसका मेथड। देख सकते हैं ये वही किया है कि भैया इसका और इसका दोनों का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में सेम होना चाहिए तभी कांटेक्ट मेंटेन रह पाएगा, ठीक है ना। अप्लाइंग द वेज कांस्टेंट, वही वेज कांस्टेंट जो एनएलएम चैप्टर में पढ़ाते अपन, तो v cos 45 इज इक्वल टू v cos 45, तो v इज इक्वल टू स्मॉल v आ गया, मतलब मुझे पता चल गया कि इसकी 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 वेलोसिटी सबकी सेम होगी, बस डायरेक्शन अलग अलग होंगी, मतलब मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन सब, एक का नीचे आ रहा होगा ऐसे तो ये इधर जा रहा होगा, तो ये इधर जा रहा होगा। अब लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, सॉरी लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो दोनों बॉडीज जो है, दोनों वेजेस, उनकी काइनेटिक एनर्जी गेन हुई है, इसलिए 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया।
फिर कुछ ना कुछ इसके पास भी वेलोसिटी आ गई होगी जब वो नीचे स्मॉल एच हाइट तक आ चुका होगा, तो ये भी तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी गेन कर लिया होगा, जिसकी वजह से इसकी भी हमने काइनेटिक एनर्जी गेन लिख ली। और हमें पता है कि पहले कैपिटल एच हाइट पे था, अभी स्मॉल एच हाइट पे है, तो इतनी हमारी पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो गई है। यहाँ से सॉल्व कर ले तो v की वैल्यू आ गई। अब जब v की वैल्यू आ गई तो उसके बाद आपसे पूछेगा रिलेटिव वेलोसिटी, है ना, मतलब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो v माइनस माइनस का v, ओके, तो ये क्या हो जाएगा 2v हो जाएगा प्लस का, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। सो करेक्ट आंसर इज दिस वन। क्वेश्चन बहुत आसान था, कोई इसमें कठिनाई नहीं थी, बस हमें पहले कांस्टेंट रिलेशन लिखना था, उसके बाद एनर्जी कंजर्वेशन लगाना था। तो अब देख सकते हैं आप लोग कि ये प्रॉब्लम कांस्टेंट मोशन भी अपने अंदर ले ली और जिसे कहते हैं एनर्जी कंजर्वेशन भी इसने अपने अंदर ले लिया। तो इस तरीके से बहुत आसान तरीके से हमने कर लिया। इसको एक और मेथड भी है जो कि मैं यहाँ पे छोड़ के जाऊंगा आप लोग के लिए, वही तरीका है। द लेंथ ऑफ रॉड विल बी कांस्टेंट, ठीक है ना, तो ये लेंथ इसने y मान ली और ये लेंथ इसने x मान ली, ठीक है ना, कोई भी छोटा सा पोर्शन, ठीक है ना, क्योंकि ये 45 डिग्री होने की वजह से। उसके बाद x प्लस वाई इज इक्वल टू एल बाई टू बोल दिया है कि भैया जो लेंथ होना चाहिए तो कांस्टेंट होना चाहिए, रॉड जो जिसे कहते हैं ना वो फ्लेक्सिबल तो है नहीं, तो फिर वही डिफ्रेंशिएट करा करके और उनके वेलोसिटीज के बीच में रिलेशन लिख लिया, फिर से उसने वही किया। तो है वही सेम मेथड, लेकिन मैं तो कहूँगा कि पहले मेथड को ज़्यादा फॉलो करो आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये इरिडो का प्रॉब्लम है एक तरह का, ठीक है ना। बोल रहा है कि ए मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी यू अलोंग द एक्स एक्सिस, बी ऑलवेज हैज वेलोसिटी टुवर्ड्स ए, आफ्टर हाउ मच टाइम बी विल मीट ए, बी मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड भी, ओके, व्हाट डिस्टेंस विल बी ट्रेवल्ड बाय ए एंड बी। मतलब हो क्या रहा है कि जब हमारा ये यहाँ पे आएगा तो हमारा बी कुछ ऐसे मूव करने की कोशिश करेगा, जब ये यहाँ पे आएगा तो ये कुछ हमारा ऐसे मूव करने की कोशिश करेगा, जब ये यहाँ आएगा तो हमारा ये कुछ ऐसे मूव करने की कोशिश करेगा। मतलब जो हमारा बी का रिजल्टेंट पाथ आ रहा होगा वो कुछ ऐसा आ रहा होगा कर्वी। क्लियर है, क्योंकि वो हरदम बोल रखा है ना कि ऑलवेज फॉलोज, ऑलवेज फॉलोज, ऑलवेज हैज वेलोसिटी टुवर्ड्स ए। तो जब ए की तरफ हरदम वेलोसिटी है तो इट्स क्वाइट लॉजिकल कि उसका पाथ कैसा होगा, कर्वी पाथ होगा। तो इसका सॉल्यूशन चलो अपन लोग देख लेते हैं बहुत आसान तरीके से। लेट एट एनी टाइम, किसी भी स्टैंड पे जो बी है, बी बी कहाँ कह रहा है हमारा, ये है बी, ठीक है ना, वो अल्फा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से, है ना। एंड द टाइम ऑफ कोलाइड इज कैपिटल टी, मतलब माना कि कैपिटल टी के बाद टोटल टाइम के बाद इन दोनों कोलाइड कर गई होंगी, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, तो इस डायरेक्शन के अलोंग मुझे पता है कि इसकी वेलोसिटी इधर की ओर यू कॉस अल्फा है और इसकी वेलोसिटी इधर की ओर भी है, क्योंकि वो तो हरदम उसको फॉलो कर रहा था। तो इनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो गई, ठीक है ना, वो एक तरह से क्या हो जाएगी v माइनस यू कॉस अल्फा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ऑब्वियस है कि वो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगी, सेपरेशन हो नहीं सकती, क्योंकि यदि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो जाएगी तो कभी भी वो कोलाइड नहीं करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। सो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ही कंसीडर करनी पड़ेगी हमें। तो वो क्या आ गई, हमें पता है कि इस डिस्टेंस को, जो ये डिस्टेंस है, इसको ये बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और ये घटाने की कोशिश कर रहा है। सो नेट वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल टू आ गया v माइनस यू कॉस अल्फा। अब हमें पता है कि जो ये डिस्टेंस है एल डिस्टेंस, ये कवर कराना टाइम टी में, तभी हमारी बॉडी कोलाइड की होगी एक तरह से इस डायरेक्शन में, क्योंकि दो दो मोशन हो रही है ना एक तरह से। ये कर्वी मोशन पे मत जाओ, तुम्हें कर्वी मोशन से कोई मतलब नहीं, तुम्हें इस बात से मतलब है कि भैया ये वाली मोशन, ये वाली मोशन, तो ये वाली मोशन में वो थ्रू आउट जर्नी कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, एल डिस्टेंस कवर करेगा। तो डिस्टेंस एल कवर्ड बाय दैट बॉडी दैट शुड बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इनटू टाइम का इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू कैपिटल टी, ओके। और ये इसने क्रिएट कर लिया। अब हमें पता है कि ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई ना, यू इक्वेटिंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बी अलोंग एक्स एक्सिस डायरेक्शन। अब हमें पता है कि जब ये दोनों कोलाइड किए होंगे, मान लो कहीं पे भी जा करके ऐसे कोलाइड किए होंगे, ऐसे माना कि ये यहाँ पे जाके कोलाइड किया होगा, तो ये और ये दोनों के द्वारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो सेम ही डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है ना, बहुत ही आसान है। तो हमें पता है कि जो v इधर की ओर था इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा v cos अल्फा। तो इसके द्वारा टाइम t में कवर किया गया डिस्टेंस कितना आ जाएगा, v cos अल्फा इंटू डी टी का इंटीग्रेशन। क्यों इंटीग्रेशन लिया, क्योंकि अल्फा वेरिएबल है ना। और इस बॉडी के द्वारा a के द्वारा कवर किया गया डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम, तो u इंटू कैपिटल टी। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई, ओके। अब हम एक काम करते हैं, इस इंटीग्रेशन वाला जो टर्म आया ना इसको हम ओपन कर देते हैं, ब्रैकेट खोल दो, और ब्रैकेट को खोल के देखोगे तो क्या दिखेगा, देखो वो दिखेगा v इंटू कैपिटल टी, क्योंकि छोटा छोटा टाइम जो है dt वो जुड़ कर कैपिटल टी हो जाएगा। तो v इंटू कैपिटल टी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ u cos अल्फा इंटू dt। क्लियर है। तो अब मैं एक काम कराया अपने मन से, u बाई v,
है ना, सॉरी v बाई v का मल्टीप्लीकेशन ऊपर नीचे करा लिया, v बाई v का मल्टीप्लीकेशन करा लूँ, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब हमें पता है कि जैसे v एक कांस्टेंट है और u भी एक कांस्टेंट है, तो हम उन दोनों को बाहर निकाल सकते हैं। तो u और v को बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा, v cos अल्फा इंटू डी टी। अब याद करो v cos अल्फा इंटू डी टी का इंटीग्रेशन की वैल्यू हमने निकाल रखी थी, ये देखो u इंटू कैपिटल टी। तो इसको ले जाके पुट कर दो u इंटू कैपिटल टी। तो जैसे ही पुट करोगे तो तुम्हें पता चल गया कि उस बॉडी ने इतना टाइम लिया होगा दूसरी बॉडी के साथ टकराने में। मतलब एक तरह से किया क्या है हमने, बहुत ही आसान शब्दों में बोलूंगा मैं, कि जो वेलोसिटी भी आई थी और जो वेलोसिटी है u cos अल्फा आ रही थी, इन दोनों की वजह से मैंने वेलोसिटी ऑफ अप्रोच निकाल लिया। और उस वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की वजह से ही हमारी जो बॉडी है वो डिस्टेंस l कवर करेगी थ्रू आउट द जर्नी। ओके, तो हमने उसके लिए एक इक्वेशन लिख ली। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दोनों के द्वारा कवर्ड डिस्टेंस सेम होगा तभी तो कोलिजन हो पाएगा, तो उसके लिए भी इक्वेशन लिख ली। फिर हमने जो इक्वेशंस आई हैं उन्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश करी, मैनिपुलेशन का सहारा लिया, है ना, और उसको v बाई v का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराया और इक्वेशन नंबर सेकंड से कुछ कुछ चीज़ों को ला करके यहाँ पुट कर दिया। तो इस तरीके से हमारा टाइम आ गया। एक बार टाइम आ गया तो आप डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। चलिए ग्रेट, तो ये तो हम लोग को क्लियर हो गया। नाउ अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, फ्रिक्शन का क्वेश्चन है, मैंने ये क्वेश्चन पहले भी कराया हुआ है, ठीक है ना। जब मैं जे एडवांस से रिलेटेड बहुत अच्छी प्रॉब्लम्स कराता था तब मैंने ये प्रॉब्लम कराई हुई थी। इसमें बोल रहा है कि इन गिवन फिगर फोर्स एफ इज अप्लाइड। ओके, ये फोर्स एफ अप्लाई कर रहे हैं, तो पूछ रहा है कि डिस्कस द डायरेक्शन एंड नेचर ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है ना। बहुत ही आसान है, डुअल बॉडी सिस्टम का प्रॉब्लम है एक तरह से। हमें बस हरदम चेक करना है, लिमिटिंग कंडीशन की बातें करनी है, ठीक है ना। लिमिटिंग कंडीशन तक कोई भी सिस्टम अपने आप को मैनेज करने की कोशिश करेगा, लिमिटिंग कंडीशन के बाद बॉडीज के बीच में स्लिपिंग हो स्टार्ट हो जाएगी। ओके, और उसकी वजह से हो सकता है कि आगे चल करके कभी फ्रिक्शन के डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाए। तो चलिए बहुत ही आसानी से इसका तरीका देखते हैं। बोल रहा है कि एफ की वैल्यू जीरो से आपको बढ़ानी है, जीरो से बढ़ानी है, और जब जीरो से बढ़ाते जाएंगे अलग अलग रेंज के लिए आपको क्या जिसे कहते हैं डायरेक्शंस और मैग्नीट्यूड्स मिलेंगे फ्रिक्शन के। तो बहुत ही आसान है। केस वन देखते हैं अपन लोग। केस वन में क्या बोल रहा है कि व्हेन फोर्स एफ इज इक्वल टू जीरो, तो जब फोर्स एफ जीरो होगा तो इस वाली बॉडी पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा होगा, ऊपर वाली बॉडी पे 120 न्यूटन लग रहा होगा। तो हमें पता है कि जब इस पे 120 न्यूटन फोर्स लगेगा तो ये रिलेटिवली आगे की ओर मूव करने की कोशिश करेगा नीचे बॉडी के। तो इस वाले बॉडी पे जो हमारा फ्रिक्शन है ना, वो किधर की ओर लग रहा होगा, रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए पीछे की ओर लग रहा होगा। और नीचे वाली बॉडी में फ्रिक्शन कहाँ की ओर लग रहा होगा, आगे की ओर लग रहा होगा। क्लियर है, लाइक दिस, एफ आर वही यहाँ बना रखा है इसने, ये देखिए। चलिए, अब धीरे धीरे करके उसकी वैल्यू बढ़ेगी, है ना, और एक वक्त ऐसा आएगा कि जब लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगी, इससे ज़्यादा तो फ्रिक्शन दे नहीं पाएगा वो। तो लिमिटिंग वैल्यू के लिए डायरेक्टली हम बात करते हैं। तो लिमिटिंग वैल्यू की कंडीशन पे सबसे पहले क्या करना होता है, हमें हमें ये चेक करना होता है कि दोनों बॉडीज मूव टुगेदर होंगी कि नहीं होंगी। ये दोनों दोनों बॉडीज मूव टुगेदर होंगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तो कोई इशू ही नहीं है। और यदि दोनों बॉडीज मूव टुगेदर नहीं है, दोनों एक साथ मूव नहीं कर रही हैं, यदि अलग अलग मूव कर रही हैं, तो उस केस में पता चल जाएगा कि काइनेटिक इन नेचर हो जाएगा फ्रिक्शन, है ना। और फ्रिक्शन का जो वैल्यू हो जाएगा वो मैक्सिमम पॉसिबल हो जाएगा, उससे ना कम ना उससे ज़्यादा। तो पहले ये चेक करने के लिए कि एक साथ मूव कर रहे हैं कि नहीं, मैंने एक काम किया, मैंने दोनों को मान लिया अपने मन से कि दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं। तो जब दोनों एक साथ मूव कर रहे होंगे, खुद से सोचो तुम, तो क्या हो रहा होगा, दोनों का एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा, 120 अपॉन नेट मास, दैट इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, अब बी के ऊपर हमें पता है जो नीचे वाली बॉडी है उस पर तो मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है, 30 न्यूटन, है ना। बहुत आसान है भाई, 30 न्यूटन, ये देखो ना यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू निकाल रखी है, म्यू एम जी, तो 30 न्यूटन। तो इसके अकॉर्डिंग इसको तो एक्सीलरेशन देने के लिए मात्र फ्रिक्शन रिस्पॉन्सिबल है नीचे वाले बॉडी को। तो फ्रिक्शन की वजह से कितना एक्सीलरेशन आ सकता था, 30/20, मतलब 1.5। और हम देख रहे हैं कि यदि दोनों को एक साथ मानते हैं कि दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं तो दोनों के एक्सीलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होना चाहिए। लेकिन इसका तो मैक्सिमम एक्सीलरेशन ही 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो सकता है। मतलब दोनों एक साथ मूव नहीं कर रही हैं, बोथ आर नॉट मूविंग टुगेदर। तो जब एक साथ मूव नहीं कर रही हैं तो फिर सिंपल सी बात है कि दोनों अलग अलग मूव कर रहे होंगे। और जब दोनों अलग अलग मूव करती हैं कभी भी, तो हमें पता है कि अब फ्रिक्शन का नेचर काइनेटिक हो चुका होगा, 30 न्यूटन, और इसके ऊपर 120 न्यूटन। क्लियर है। और नीचे वाले का बहुत ही आसान है, इसके ऊपर बस 30 न्यूटन लग रहा होगा इधर की ओर। तो इनका बस वही फोर्स अपॉन मास, इसका एक्सेलरेशन आ गया। इसी तरह फोर्स अपॉन मास, तो इसका एक्सेलरेशन आ गया 1.5। क्लियर है।
तो मुझे पता चल गया कि इसका इनिशियल एक्सेलरेशन कितना रहेगा जब फोर्स एफ की वैल्यू 0 होगी, तब 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा ऊपर वाले का, और नीचे वाले का होगा 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। अब फोर्स एफ की वैल्यू को इंक्रीज कराते हैं फ्रॉम 0। तो जब फोर्स एफ की वैल्यू को इंक्रीज कराएंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे फोर्स एफ की वैल्यू इंक्रीज कराने पर नीचे वाले बॉडी को सपोर्ट मिलेगा, जिसकी वजह से इसका एक्सेलरेशन इंक्रीज करेगा। और एक वक्त ऐसा आएगा जब इसका एक्सेलरेशन और ऊपर वाले का एक्सेलरेशन, दोनों का एक्सेलरेशन सेम हो जाएगा। मतलब उस वक्त हमारा बॉडी किस कंडीशन में हो चुका होगा, एक तरह से एक बस वही कंडीशन मिली होगी, लिमिटिंग कंडीशन मिली होगी, जब दोनों बॉडीज का एक्सेलरेशन सेम हुआ होगा। ठीक है ना, तो मैं मान लेता हूं कि दोनों बॉडीज के एक्सेलरेशन सेम हो गए होंगे उस वक्त, और उस वक्त का फोर्स एफ निकालने की कोशिश करता हूं। तो चलो, इसका एक्सेलरेशन कितना आएगा, 120 माइनस 30 अपॉन 10, तो ये तो 9 आ गया। और इसका एक्सेलरेशन क्या आएगा, एफ प्लस 30 डिवाइड बाई टोटल मास। क्लियर है, और उसको हमने 9 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर इक्वेट करा दिया, क्योंकि हमें वो फोर्स एफ की वैल्यू निकालनी है जब दोनों का एक्सेलरेशन सेम हो जाएगा। तो जैसे इक्वेट कराया तो एफ की वैल्यू 150 न्यूटन आ गई। मतलब मुझे पता चल गया कि एफ की वैल्यू को जैसे जैसे हम इंक्रीज करेंगे, एक वक्त ऐसा आएगा जब एफ की वैल्यू 150 न्यूटन हो जाएगी और दोनों बॉडीज के एक्सेलरेशन सेम हो जाएंगे। ओके, अब उनके बीच में कोई भी रिलेटिव स्लिपिंग नहीं हो रही होगी। ओके, तो जब दोनों मूव टुगेदर हो जाएंगे तो अब फ्रिक्शन क्या कहेगा, फ्रिक्शन कहेगा कि भैया हमारी जरूरत तब तक थी जब तक कि तुम अकेले खुद मूव नहीं कर पा रहे थे। अब देखो तुम्हारे भैया फोर्स एफ आ गए हैं, वो आगे संभाल लेंगे, हमारी क्या जरूरत है। तो वो अब अपना मैग्नीट्यूड घटाना स्टार्ट कर देगा। क्यों, क्योंकि अब दोनों बॉडीज मूव टुगेदर हैं। सो फ्रिक्शन का नेचर कैसा हो चुका है, स्टैटिक इन नेचर। और हमें पता है कि स्टैटिक फोर्स कैसा होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टेबल होता है। तो चलिए ध्यान से देखिए तो क्या लिख रखा है, इन दिस सिनेरियो फ्रिक्शन एडजस्ट इटसेल्फ सो एज टू कीप द ब्लॉक्स मूव टुगेदर। ओके, तो एक वक्त ऐसा आएगा जब फोर्स एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ओके, धीरे धीरे करके फोर्स घटने लगेगा और फोर्स एफ की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हमें पता करना है उस वक्त तक दोनों के एक्सेलरेशन क्या हो गए होंगे, क्योंकि तभी तक हमारी बॉडीज मूव टुगेदर होंगी एक तरह से, है ना। अभी और फ्रिक्शन का ये डायरेक्शन होगा, इस डायरेक्शन के लिए हमारी बॉडीज मूव टुगेदर होंगी। तो 120 माइनस एफ बाई 10, और इसके लिए एफ प्लस स्मॉल एफ बाई 20, ये होना चाहिए था दोनों के लिए। लेकिन हमें पता है कि हमने फ्रिक्शन की वैल्यू 0 मान ली है फिर से लिमिटिंग कंडीशन पे। तो लिमिटिंग कंडीशन मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं है, लिमिटिंग कंडीशन मतलब कि एक तरह से बाउंड्री वाली कंडीशन, कि जब फ्रिक्शन की वैल्यू 0 हो गई होगी तो इसका एक्सेलरेशन कितना आएगा, 12 आएगा, और इसका भी एक्सेलरेशन कितना आएगा। इसके लिए हम करेंगे एफ अपॉन 20 इज इक्वल टू 12, क्योंकि सेम एक्सेलरेशन है, मूव टुगेदर। तो यहाँ से एफ की वैल्यू आ गई 240 न्यूटन। मतलब मुझे पता चल गया कि जब 0 था तब दोनों अलग अलग मूव कर रहे थे, फिर 0 से जब 150 की तरफ बढ़े तो नीचे वाले का एक्सेलरेशन बढ़ा, और एक वक्त ऐसा आया जब ये 150 हो गया तो दोनों एक साथ मूव करने लगे। फिर जब हम 150 से आगे बढ़ाने लगे फोर्स एफ का मैग्नीट्यूड, तो फ्रिक्शन अपनी वैल्यू घटाने लगा, और जब हम 240 न्यूटन पहुंचे तो फ्रिक्शन अपने आप को 0 कर लिया, क्योंकि दोनों एक साथ मूव कर रहे थे। तो स्टैटिक इन नेचर होने की वजह से सेल्फ एडजस्टेबल था। अब क्या होगा, अब भी यदि हम फोर्स एफ की वैल्यू और बढ़ाएंगे तो ध्यान से देखो तो नीचे वाली बॉडी जो है ये रिलेटिवली ज्यादा मूव करने की कोशिश करेगी ऊपर वाले के। तो फ्रिक्शन क्या कहेगा, देखो भाई ये गलती है, तुम ये गलत कर रहे हो, हमने तुम दोनों के सपोर्ट में एक साथ मूव करने के लिए, हमने तुम्हें कि तुम एक साथ मूव कर सको, हमने अपने आप को 0 कर लिया। तुम तो मतलब जैसे कहते हैं हमसे जान मांग लिए होते, हम तुम्हें जान दे दिए होते, तुमने तुम्हारा गुरूर छीन लिया सीधे सीधे। हमने अपना मैग्नीट्यूड 0 कर लिया, चलो कूल, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अब ये क्या, अब तो तुम नीचे वाले तुम ज्यादा मूव करने लगे, अब मैं तुम्हें अपोज करूंगा, अब मैं तुम्हें आगे नहीं मूव करने दूंगा, और मैं अभी भी ट्राई करूंगा कि दोनों बॉडीज एक साथ मूव करें। और इसके लिए नीचे वाले बॉडी पे अब फ्रिक्शन का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, ऊपर वाली बॉडी पे फ्रिक्शन का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। अब ऊपर वाले बॉडी को फ्रिक्शन सपोर्ट करने लगेगा, नीचे वाले को अपोज करने लगेगा। तो चलो ना भैया आगे का फिगर देखते हैं क्या बोल रहा है। F can be reversed till this reversed static friction reaches its limiting value। देखो बोल रहा है कि डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शन ऑन द बोथ ब्लॉक्स विल रिवर्स। क्यों रिवर्स हो चुका है, क्योंकि उसका तो नेचर ही होता है रिलेटिव मोशन खत्म करनी है। तो फिर अब इस एफ की स्मॉल एफ की वैल्यू 0 से बढ़ेगी, और 0 से मैक्सिमम कितनी बढ़ सकती थी, 30 न्यूटन तक बढ़ सकती थी। तभी तक ये दोनों बॉडीज एक साथ मूव कर पाएंगे। तो चलो उस कंडीशन के लिए हम सॉल्व करते हैं। तो ऊपर वाली बॉडी पे फोर्सेस लग रहे होंगे 120 और 30, तो इसका एक्सेलरेशन इतना आ रहा होगा। और नीचे वाले बॉडी पे इधर की ओर एफ लग रहा होगा, इधर की ओर 30 लग रहा होगा। तो इसके लिए सॉल्व किया
और यही एक्सीलरेशन इक्वेट कराया, तो यहाँ से हमारा वैल्यू आ गया, कितना आ गया 330 न्यूटन। मतलब मुझे पता चल गया कि अब मैं यदि 240 न्यूटन से 330 न्यूटन की तरफ बढ़ूंगा तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, और वो सेल्फ एडजस्टेबल होने की नेचर की वजह से जीरो से अपनी वैल्यू को 30 की तरफ फ्रिक्शन बढ़ाएगा, और अभी भी दोनों बॉडीज मूव टुगेदर होंगी। ओके, सो एक्सीलरेशन अभी भी दोनों बॉडीज के सेम होंगे और वो बढ़ करके 15 हो चुके होंगे। ओके, अब यदि मैं 30 के आगे ही बढ़ा रहा तो फ्रिक्शन कहेगा देखो भाई अब हमारी औकात के बाहर है, जिसको अलग अलग मूव करना है वो अलग मूव करता रहे, मुझे कोई मतलब नहीं है। और जैसे ही रिलेटिव मोशन स्टार्ट हुई उन दोनों के बीच में, उसका नेचर स्टैटिक सॉरी काइनेटिक इन नेचर हो जाएगा। और ये देख सकते हैं ये काइनेटिक इन नेचर हो चुका है। ऊपर वाले का एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि इस पे ऊपर लगने वाले फोर्स सब कांस्टेंट हो चुके हैं। 120 + 30 दैट इज 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन इसका आ जाएगा। और नीचे वाले का एक्सेलरेशन अब कंटिन्यूसली बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आप एफ की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे एक्सेलरेशन मिलता जाएगा। मतलब जिसे कहते हैं नीचे वाले का एक्सेलरेशन अब बढ़ता जाएगा। तो ऊपर वाले का एक्सेलरेशन क्या हुआ है, ऊपर वाले का एक्सेलरेशन शुरुआत से ही 9 से बढ़ के हुआ 12, 12 से बढ़ के हुआ 15, और 15 से बढ़ के हुआ 15, और 15 से बढ़ के हुआ 15। मतलब ऊपर वाले का एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया एक हाथ के बाद। और नीचे वाले का एक्सेलरेशन जीरो से, जिसे कहते हैं पहले था 1.5, 1.5 हुआ, ठीक है ना इनिशियली, नहीं नहीं इनिशियली नहीं, जीरो से स्टार्ट हुआ ना डायरेक्टली। वो तो एक मिनट देख लेते हैं कहाँ से कहाँ था, इफ आई रिमेम्बर। ओके, पहले क्या था इस पे, हाँ ठीक है ना, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो, तो इस पे एक तरह से देखा जाए तो एक्सेलरेशन बढ़ते हुए 0 से 9 गया, 9 से 12 गया, 12 से 15 रहा, कहाँ गए रे? हाँ, 12 से 15 रहा, और 15 के बाद बढ़ने लगा, अपनी औकात दिखा दी और बढ़ता गया। ओके, चलिए, तो ये एक तरह से प्रॉब्लम देख सकते हैं इसका कितना बड़ा सॉल्यूशन था। ठीक है ना, प्रॉब्लम अपने आप में एक वन ऑफ द बेस्ट प्रॉब्लम थी। तो इसे आप करिएगा एक बार, खुद से भी करिएगा। ओके, और यदि किसी को प्रॉब्लम ना समझ में आए तो आप एक बार सर्च कर सकते हैं यूट्यूब में कि जे एडवांस प्रॉब्लम्स बाय कार्तिकेय सर ऑन फ्रिक्शन टॉपिक, तो तुम्हें ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये देख सकते हैं आपको सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन का। वर्क पावर एनर्जी सर्कुलर मोशन, इसमें सब कुछ लगाना पड़ेगा। बोल रहा है कि यदि मैं इस बॉडी को इतनी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करूं, ओके, √3 GL से, तो ये मैक्सिमम कितनी हाइट अचीव करेगा फ्रॉम बेस। ओके, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो, हमें पता है कि जब वेलोसिटी एट बॉटम मोस्ट पॉइंट √2 GL से ज़्यादा होती है लेकिन √5 GL से कम होती है, तो बॉडी हमारी ना ऑसिलेटरी मोशन देती है, मतलब ना वापस लौटेगी ऐसे ऐसे, है ना, और ना ही एक कंप्लीट सर्किल कंप्लीट करेगी। तो ये कैसा मोशन देगी, यहाँ से ऐसे जा करके और एक पैसा पॉइंट आएगा जहाँ पे टेंशन टी जीरो हो जाएगा, और इसके बाद बॉडी हमारी प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह बिहेव करने लगेगी ना, मतलब वो सर्किल एक तरह से छोड़ देगी। तो बहुत ही आसान है, यहाँ से यहाँ तक की हाइट निकाल लो और यहाँ से यहाँ तक की हाइट निकाल लो, दोनों को ऐड कर दो तो तुम्हें नेट हाइट मिल जाएगी। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन क्या बोल रहा है। एट पॉइंट बी टेंशन टी जीरो हो जाएगा, तो वहां के लिए हमें पता है कि जो एम जी नीचे क्यों लग रहा था उसका एक इधर क्यों कंपाउंड आ जाएगा, एम जी कॉस थीटा, है ना। तो हमें पता है कि भैया समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो ये आ गया समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन इनवर्ट डायरेक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इन इनवर्ट डायरेक्शन। अरे v²/r बाई सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। तो यहाँ से एक इक्वेशन मिल गई आपको, bv की वैल्यू पता चल गई जब उसने जिसे कहते हैं सर्किल को छोड़ा है तब। अब उसके बाद इक्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दी इसने, एनर्जी कंजर्वेशन लगा दी, यहाँ की एनर्जी इज इक्वल टू यहाँ की एनर्जी, कोई क्योंकि कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आया नहीं है, तो यहाँ पे इसके पास मात्र काइनेटिक एनर्जी थी, और जब कुछ हाइट पे चला गया तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है और साथ में इसने कुछ कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी गेन कर ली है। तो यहाँ से धीरे से सॉल्व करने पे और वीवी की वैल्यू पुट करने पे कॉस थीटा की वैल्यू मिल गई। एक बार कॉस थीटा की वैल्यू मिल गई तो हमें पता है कि फिर हम यहाँ से उसको आगे लगा देंगे, ये थीटा हो जाएगा हमारा। अब ये एक तरह का एक प्रोजेक्टाइल मोशन हो चुका है ना, एट एंगल थीटा, और इसकी वेलोसिटी वी भी है यहाँ पे। तो भैया मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय दिस बॉडी यदि निकालना हो तो क्या करेंगे, वी बी का स्क्वायर इंटू साइन कॉस स्क्वायर क्या होता है, u² साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g ना, तो वी बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g लगा दीजिए। तो यहाँ से ये देखिए इसने लगा दिया तो इसको एच मैक्स की वैल्यू मिल गई। अब टोटल हाइट फ्रॉम ग्राउंड पूछा है, तो उसके लिए आपने ये वाली हाइट निकाल ली। ये हाइट कितनी हो जाएगी, एल प्लस एल कॉस थीटा, और साथ में जो तुमने एच मैक्स निकाला होगा इस फॉर्मूले से, उन दोनों को इक्वेट करा दो।
तो एल प्लस एल कॉस थीटा प्लस एच मैक्स, तीनों को जब समेशन कराया तो तुम्हें नेट टोटल हाइट फ्रॉम द ग्राउंड आ चुकी है, दैट इज 40L/27। अब देखिए ये प्रॉब्लम वर्क पावर एनर्जी और सर्कुलर मोशन और एनुलर सब कुछ मिला लिया है अपने आप में, तो इसीलिए मैं इस प्रॉब्लम को वन ऑफ द बेस्ट प्रॉब्लम मानता हूँ। ओके, इसी तरह की और भी प्रॉब्लम तुम लोग को SC वर्मा में मिल जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रॉब्लम मुझे वन ऑफ द बेस्ट प्रॉब्लम लगती है, मुझे बहुत ही प्यारी प्रॉब्लम लगती है। बोल रहा है टू पर्सन्स ए एंड बी ईच ऑफ masses m आर स्टैंडिंग एट टू ends ऑफ रेल रोड कार ऑफ masses m, देन द पर्सन, ठीक है। तो बोल रहा है कि बताना है फाइंड द वेलोसिटीज ऑफ कार आफ्टर बोथ द पर्सन्स हैव जंप्ड ऑफ। बहुत ही आसान है। पहले मैं मानता हूं कि ये दोनों रेस्ट में थे, सब पूरा सिस्टम रेस्ट में था, ठीक है ना। अब यदि ये u की वेलोसिटी से जंप करता है विद रिस्पेक्ट टू दिस प्लैंक और दिस सिस्टम, तो ये पीछे की ओर रिकॉइल किया होगा v की वेलोसिटी से। अब हमें पता है कि जब बाहर से एक्सटर्नल कोई फोर्स आ नहीं रहा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, है ना, तो ऑब्वियस ही बात है नेट लीनियर मोमेंटम शुड बी कंजर्व्ड। तो इनिशियल लीनियर मोमेंटम पी आई शुड बी इक्वल टू पी फाइनल होना चाहिए। तो ग्राउंड फ्रेम में इनिशियली लीनियर मोमेंटम कितना था, 0, क्वाइट सिंपल, क्योंकि सब रेस्ट में था। फाइनली क्या हो चुका है, अब हमें पता है कि ये यू की वेलोसिटी से इस प्लैंक के रिस्पेक्ट में या इस कार के रिस्पेक्ट में जंप किया है। तो हमें पता है कि यदि कोई, मान लो हमने देखा होगा मॉल में जो सीढ़ियां लगी रहती हैं, सीढ़ी ऊपर की ओर v की वेलोसिटी से जा रही है और हम नीचे की ओर u की वेलोसिटी से आते हैं, तो कोई आदमी जो ग्राउंड में खड़ा होगा उसे हमारी नेट वेलोसिटी कितनी दिख रही होगी, u माइनस v। और यदि वहीं पे हम ऊपर की ओर जा रहे होते तो हमारी नेट स्पीड क्या होती है, u प्लस v। मतलब हम ट्रेन के ऊपर चल रहे हैं तो हमारी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दिखती है वो कुछ और होती है। तो वही यहाँ पे भी है। तो नेट लीनियर मोमेंटम आफ्टर जंपिंग वो भी सेम आना चाहिए इनिशियल के। तो m इज द मास ऑफ दिस बॉडी इनटू u माइनस v। ग्राउंड फ्रेम में लगा रहे हैं ना, तो इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम में कितना दिख रहा होगा, u माइनस v, क्योंकि जिस प्लैंक से कूदा है वो प्लैंक खुद पीछे की ओर v की वेलोसिटी से भागा है। सो इसलिए m इंटू यू माइनस v प्लस इसका मास और इसका मास स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू v। क्लियर है। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। यहां से आप लोग को पहले जंप के बाद इनकी वेलोसिटीज मिल गई। ओके ग्रेट। अब इन जंप के बाद ये आदमी गिर चुका है ना। अब ये मात्र आदमी बचा होगा। अब नया फिगर बनाइएगा तो कुछ कैसा दिख रहा होगा, ऐसा दिख रहा होगा कि ये आदमी सहित पूरा का पूरा सिस्टम अब आगे की ओर जा रहा होगा v की वेलोसिटी से। अब ये आदमी जंप करेगा तो मान लो ये आदमी u की स्पीड से जंप करेगा, किसके रिस्पेक्ट में, इस प्लैंक के रिस्पेक्ट में। तो मैं मानता हूं कि जंप करने की वजह से इसकी स्पीड चेंज होकर क्या हो गई होगी, v डैश। क्या हो गई होगी बेटा, v डैश हो चुकी होगी। क्लियर है। और हाँ, एक बात को और ध्यान रहे आप लोग को बेटा, यहाँ माइनस साइन ले लीजिएगा, गलती से मैंने प्लस साइन लिख रखा ना क्वेश्चन में, इसे माइनस साइन ले लीजिएगा। क्यों, क्योंकि इसका नेट लीनियर मोमेंटम आपने इधर की ओर माना है, तो इसका नेट लीनियर मोमेंटम इधर की ओर आ रहा था। तो ये वेक्टोरियली पुट करते वक्त यदि इसे आप पॉजिटिव ले रहे हैं तो मजबूरी वैसे से निगेटिव लेना पड़ेगा। क्लियर है। तो चलिए सेकंड जंप में यू की वेलोसिटी से इधर की ओर लॉन्च की जंप किया है और ये अभी भी v डैश की स्पीड से मूव कर रहा होगा। तो वही इक्वेशन लगा दीजिए। इनिशियल लीनियर मोमेंटम, तो इस बार इनिशियल लीनियर मोमेंटम जीरो नहीं ले सकते, स्मॉल m प्लस कैपिटल M इनटू आपको लेना होगा v। दिस वाज द इनिशियल लीनियर मोमेंटम। क्यों, क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम अब मूव कर रहा था, है ना। इज इक्वल टू जंप करने के बाद, अब जंप करते वक्त मैंने माना कि इसकी वेलोसिटी अभी भी इधर की हो रही है लेकिन v डैश हो चुकी है। तो स्मॉल m इंटू यू प्लस v डैश। क्यों, क्योंकि सेम डायरेक्शन में थी इसलिए ऐड हुआ, पिछली बार सब्ट्रैक्ट हुआ था। क्यों, क्योंकि जब आदमी ऐसे जंप कर रहा था तो हमने प्लैंक को इधर की ओर जाते हुए माना था, लेकिन अभी क्या है, प्लैंक इधर की ओर, आदमी इधर की ओर जंप कर रहा है, तब भी हमारा प्लैंक ऐसे ही जा रहा है। तो ग्राउंड फ्रेम में इसकी वेलोसिटी क्या दिख रही होगी, u प्लस v डैश प्लस कैपिटल M इंटू वी डैश। अब प्लस साइन लेंगे क्योंकि दोनों का सेम डायरेक्शन में है। तो ये आपकी आ गई इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है। सो इक्वेशन नंबर 1 से v की वैल्यू निकालिए, यहां ला जाके चेप दीजिए, v डैश की वैल्यू मिल जाएगी। एक बार v डैश की वैल्यू मिली तो सब कुछ आ गया। देख सकते हैं पहली बार इसने जब एक बार जंप कराया इसको, तब इसने बेसिक इक्वेशन बनाई। देख लीजिए बहुत ही आसान, वाह झिंगा लाला। ये यहाँ पे साइन है, ठीक है ना, इसकी टेंशन मत लीजिएगा, ये साइन का है लोचा, ठीक है। और अगली बार क्या हुआ, अगली बार इसको जब जंप कराया तो ध्यान से देखिए, इसकी वेलोसिटी v डैश मान ली जंप के बाद, तो इसकी ग्राउंड के फ्रेम में कितनी वेलोसिटी दिख रही होगी, u प्लस v डैश। तो एक तरह से ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हो गया और आप लोग को नेट वेलोसिटीज आ गई। ओके,
बहुत ही आसान था, बहुत ही आसान था। बस इस प्रॉब्लम में समझना था कि एलएमसी कितना अच्छे से आप लगा सकते हैं। जनरली आप लोग को एग्जाम्स में जो क्वेश्चन मिलते हैं वो एक बार जंप का मिलता है, कई बार दो जंप का मिल सकता है, कई बार तीन जंप का भी मिल सकता है। तो घबराना नहीं है, एक एक करके एलएमसी की इक्वेशंस लगानी है और जिंदगी में खुश रहना है। ओके, कभी भी दुखी नहीं रहना है। कार्तिकेय भैया तुम्हारे साथ हैं। अब एक क्वेश्चन नंबर 10 में है जो कि मैंने यहाँ नहीं लिखा है, वो आईआईटी की आई हुई प्रॉब्लम है। ऐसे एक सर्कुलर टनल है, दो बॉडीज हैं, ठीक है ना। एक इधर की ओर v वेलोसिटी से मूव कर रही है, इधर की ओर 2v वेलोसिटी से मूव करेगी। तो क्वेश्चन ये है कि ये दोनों कितने कोलिजन्स के बाद दोबारा वापस लौट के वहीं पे आएंगे यदि सारे कोलिजन इलास्टिक हैं। क्लियर है? ये क्वेश्चन किसी भी तरीके से एडवांस स्टैंडर्ड की नहीं है, बाय द वे आईआईटी में आ चुकी है ये प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो है तो नहीं अभी एडवांस स्टैंडर्ड की, लेकिन जेई मेन में ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराने की जद्दोजहद समझी है। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा आप लोग, और सॉल्व करके इसका आंसर में लोग कमेंट करके बताइएगा। ओके, तो मैंने 10 सबसे अच्छी प्रॉब्लम्स आप लोग के सामने ली है। होप्स हो कि आप लोग को मजा आया होगा। क्लियर है? इसमें मैंने जानबूझ के पहले से ही सॉल्यूशन ले रखा था जिससे मुझे कम से कम लिखना पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा मैं समझा पाऊँ। एंड होप्स हो कि आप लोग को मज़ा भी आया होगा। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लो। क्यों सब्सक्राइब कर लोगे? तो भैया तुम्हारा लॉस है क्या? नहीं, तुम्हारा बेनिफिट है, क्योंकि कभी भी वीडियोस आते हैं तो नोटिफिकेशन उनके मिलेंगे आप लोग को। ओके गाइस, सो चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे अप्रिशिएट करने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करिए। तो चलिए इस वीडियो को अपन लोग यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे बेटा, बाय बाय।